नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे हाजिर हूं यूपी तक पर। फूलपुर विधानसभा सीट, ये सीट बहुत महत्वपूर्ण सीट है इतिहास के मायने से भी, और इसमें राजनीतिक रूप से भी ये सीट बहुत महत्वपूर्ण रही। ओबीसी वोटर्स यहां पर जो है निर्णायक भूमिका निभाते हैं। इस सीट पर पिछले 3 बार से बीजेपी का कब्जा रहा है। हालांकि 3 बार कहना गलत होगा, 2 बार से, लेकिन बीच में क्योंकि साल 2024 में उपचुनाव हो गया था, उसमें भी बीजेपी जीती थी, इसीलिए 3 टर्म में बीजेपी यहां पर जीतते नजर आ रही है। लेकिन आगे जो है साल 2027 का विधानसभा चुनाव अब इंतजार कर रहा है। क्या कुछ इस बार समीकरण पलटेगा? क्या कुछ इसमें बदलाव होंगे? क्या जातीय समीकरण से यहां पर खेल भी हो सकता है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। आपको बता दें कि फूलपुर विधानसभा सीट जो है, यह सीट साल 2008 के परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई। हालांकि इससे पहले अलग अलग नाम या फिर सीमाएं थी इसकी, लेकिन पुराने फूलपुर इलाके का राजनीतिक इतिहास 1950 से 60 के दशक से जुड़ा है। क्योंकि फूलपुर लोकसभा क्षेत्र की बात की जाए तो वहां नेहरू और वीपी सिंह जैसे प्रधानमंत्रियों का गढ़ रहा है, लेकिन विधानसभा स्तर पर इसकी कहानी बिल्कुल अलग है। शुरू में इस सीट पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का दबदबा रहा, क्योंकि यहां पर जो है यादव वोट बैंक्स काफी ज्यादा थे। उसके बाद जो है साल 2017 के बाद कहानी थोड़ी सी बदली और यहां भाजपा ने अपना जो है एक तरह से मजबूत कदम रख दिया, जिसके बाद बीजेपी को हराना कहीं ना कहीं 3 बार 3 टर्म में काफी मुश्किल रहा विपक्षियों के सामने। वहीं फूलपुर के इतिहास की बात की जाए तो साल 2002 में कांग्रेस के राम नरेश यादव ने यहां पर जीत दर्ज की थी। इसके बाद साल 2007 में समाजवादी पार्टी के अरुण कुमार यादव यहां से विधायक चुने गए। उसके बाद साल 2012 में सईद अहमद जो है समाजवादी पार्टी के विधायक यहां से चुने गए, और उसके बाद जब कहानी पलटी तो साल 2017 से पलटी। साल 2017 में भाजपा के प्रवीण सिंह पटेल जो है यहां पर जीत दर्ज करते हैं, जिसके बाद साल 2022 में भी प्रवीण सिंह पटेल जो है वापस अपनी जीत को रिपीट करते हैं। वहीं इस बीच जो है 2024 का लोकसभा चुनाव आता है, जिसमें प्रवीण सिंह पटेल को टिकट मिल जाती है लोकसभा की। इसके बाद वो यहां से इस्तीफा देते हैं और सीधे लोकसभा की ओर उस चुनाव में चले जाते हैं, और जिसकी वजह से सीट खाली होती है और यहां पर होता है उपचुनाव, जिसमें दीपक पटेल भाजपा के प्रत्याशी बनाए जाते हैं, जिन्होंने जीत जो है वो यहां पर हासिल की। हालांकि अब जो है साल 2027 का विधानसभा चुनाव नजदीक है, और ऐसे में समाजवादी पार्टी भी इस बार लड़ाई अलग नए ढंग से लड़ने को तैयार है। वो लगातार ग्राउंड जीरो पर जाकर लोगों से संपर्क साध रही है। वहीं दूसरी तरफ भाजपा विधायक दीपक पटेल का साफ तौर पर कहना है कि जिस प्रकार से विकास की गति साल 2017 में यहां पर बदली है, वह उसी विकास गति से जो है लोग काफी प्रभावित हैं और आगे भी भाजपा पर ही भरोसा करेंगे। पिछले 9 साल और 11 साल की डबल इंजन की सरकारों ने फूलपुर समेत प्रयागराज का जो कायाकल्प किया है, जो विकास के काम किए हैं, जीत की सबसे बड़ी प्रमुख वजह वही रही। उसके अलावा पिछले समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान जो गुंडा राज था, जो कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई जा रही थी, और योगी जी के राज में आज सब चाक चौबंद है। सारे गुंडे आज प्रयागराज से या तो जेल में हैं या तो बाहर जा चुके हैं। तो जनता इस बात को स्वीकार कर रही है और उसकी सराहना कर रही है। 27 की क्या तैयारी? 27 की तैयारी में हम लोग अनवरत प्रत्येक दिन भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी है, उसके कार्यकर्ता, उसके पदाधिकारी, उसके नेता, उसके विधायक, उसके सांसद अनवरत जनता के बीच में बने रहते हैं, काम करते रहते हैं। तो तैयारी चल रही है, और इस बार तीसरी बार फिर से योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी ने अपने विकास के मुद्दे को, अपने रोजगार के मुद्दे को लेके मैदान में उतरी, और भारतीय जनता पार्टी ने एक नैरेटिव गढ़ने का काम किया पूरे प्रदेश में, धार्मिक और सांप्रदायिक मुद्दे को उभारने का काम किया। तो कहीं न कहीं जनता छलावे में आ गई, बहकावे में आ गई, और जिसका परिणाम ये रहा कि जब 2024 में फिर लोकसभा का चुनाव हुआ तो समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को लगभग 18,000 मतों से पीछे किया। तो जनता जान चुकी है, जनता समझ चुकी है, और समाजवादी पार्टी लगातार उस बीच में काम कर रही है। लेकिन दावे एक तरफ है, लेकिन समीकरण क्या कहते हैं? समीकरण कुछ बदल सकते हैं क्या? आइए जानते हैं फूलपुर का गणित। तो कुल वोटर की बात की जाए तो यहां पर लगभग 4,70,000 के आसपास वोटर्स हैं, जिसमें से कुर्मी और पटेल
70,000 से प्लस हैं जो कि निर्णायक की भूमिका निभाते हैं। यहाँ यादव भी 70,000 से ज्यादा है। इसके बाद आते हैं दलित जो कि 80,000 हैं, और फिर मौर्य पाल जो है लगभग 35,000, कुशवाहा यहां पर 35,000 की संख्या में है। और मुसलमानों की बात की जाए तो यहां पर 50,000 हैं, ब्राह्मण यहां पर 50,000 हैं, ठाकुर क्षत्रिय लगभग 20,000 और अन्य में 50,000 भी हैं, जिसमें कहा जाता है कि जो वोटर जो काफी गेम बदल देते हैं उनमें ओबीसी की संख्या ज्यादा है। लेकिन क्या कुछ कहना है वरिष्ठ पत्रकारों का, वो पत्रकार जो ग्राउंड जीरो पर कई विधानसभा चुनाव जो है कवर करते नजर आए और कई लोकसभा चुनाव उन्होंने नजदीक से देखा। क्या कुछ वहां पर समीकरण इस बार विधानसभा चुनाव के लिए हो रहा है साल 2027 के लिए, आइए पत्रकारों से जानते हैं। जिसका बहुमत हो जाए, यदि केंद्रीय नेतृत्व को महत्वपूर्ण मानते हैं तो केंद्रीय नेतृत्व को वोट के आधार पर वोट देते हैं। यदि जनप्रतिनिधि को मानते हैं कि हम उनको मिल जाएंगे, आसानी से अपनी बातें उनको कह सकते हैं, हमारी समस्या का समाधान हो सकता है, तो उनको वोट देते हैं। और कुछ लोग डेवलपमेंट पर जाते हैं, डेवलपमेंट पर वोट देते हैं। तो भाजपा का तो निश्चित है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर उनका डेवलपमेंट हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर से रोजगार भी मिल रहा है। तो अभी भी केंद्रीय नेतृत्व पर, नरेंद्र मोदी पर और स्टेट लीडरशिप योगी आदित्यनाथ पर भरोसा है, इसलिए जो है लोग जो है भाजपा को वोट दे रहे हैं। 27 में क्या नजर आ रहा? देखिए 27 में सवाल सिर्फ वही विश्वास का है। अभी भी विश्वास में ये देख रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी पर जनता का विश्वास है, अभी भी स्टेट लेवल पर आपके योगी आदित्यनाथ पर विश्वास है। उस सीट पर पटेल, यादव और ब्राह्मण 3 जातियों का बाहुल्य है। मुस्लिम एक तरफ होते हैं और जो मुस्लिम हैं उनके साथ ये है कि वह समाजवादी पार्टी के पक्ष में ज़्यादातर समय पर रहते हैं, लेकिन यदि कभी उनकी धर्म का प्रत्याशी बसपा से आ जाता है तो वह बसपा की तरफ खिसक जाते हैं, वो कहीं अस्थाई एक जगह नहीं रहते। फूलपुर में भाजपा के जीतने का जो प्रमुख कारण रहा वह यह रहा कि एक तो पटेल बिरादरी का उनको प्रत्याशी मिला तो सारे पटेल एक साथ खड़े हो गए, ब्राह्मणों ने भी भाजपा का साथ दिया, कुछ संख्या में वहाँ क्षत्रिय है, दूसरी ओबीसी जातियां हैं, उनका भी साथ सहयोग समर्थन मिला भाजपा को। तो जीतने में जातीय समीकरण वह महत्वपूर्ण है। विकास के नाम पर कोई काट नहीं सकता, तो जाति जो युगलबंदी है, जो जुगलबंदी है, वह भाजपा के पक्ष में हो गई, इसलिए भाजपा वहां से जीत गई। तो कुल मिला जुलाकर फूलपुर विधानसभा सीट की कहानी कुछ ये रही। हालांकि आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये रिपोर्ट आप तक पहुंचाई हमारे संवाददाता आनंद राज ने। राहुल जी पदयात्रा कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, 10 दिन के बाद खत्म हो जाएगा। जमीन पे अगर नहीं आएगा तो क्या मतलब? राहुल जी के पदयात्रा करने के क्या क्या कारण है, क्या क्या मुद्दे हैं, किस बात को लेके चल रहे हैं? भाई अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ पाएगा। तो मुझे अधिकृत कर दें कि मैं अपने हिसाब से संगठन उसका बनाऊं और उसका चलाऊं, और 6 महीने आप देखिए, अगर सही हो तो आगे बढ़ा दीजिए। मुझे प्रांतीय अध्यक्ष बनाया गया। 13-14 जिले पड़ते हैं पश्चिम में। तो जब मैं बना तो वहां मैंने संविधान बचाओ संकल्प सभा चलाई। तो संदीप जी का फोन आया, नसीमुद्दीन जी ये मत करिए। क्यों का कोई जवाब नहीं। इसके बाद पोलिंग बूथ कमेटियां बनाना शुरू की। यहाँ बैठे हैं पश्चिम के लोग भी। शुरू की, मैंने बात की, उन्होंने कहा नसीमुद्दीन जी ऐसा मत करिए। संदीप जी जो प्रियंका गांधी की टीम के, उनके कहने का मतलब ये होता था कि प्रियंका जी कह रही हैं। तब प्रियंका जी प्रभारी थी, महासचिव थी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की, लेकिन प्रभारी उत्तर प्रदेश की थी। तो मत करिए। और भी काम जो किए गए, मेरी आदत थी कि अगर कोई मर गया है, बैठे हुए हैं नसीम भाई, तो इनके साथ भी हमारी पार्टी का हो ना हो, कोई भी अगर मैं वहां गया किसी जात का, मैं उसके घर जाता था। मैं जीवन तो नहीं दे सकता, अपने जीवन नहीं बचा सकता, दूसरे को क्या दूंगा? जब मेरी मौत आएगी मैं भी चला जाऊंगा। लेकिन सुख दुख में शामिल होना मैं अक्सर जाता था। मैं शांति से नहीं बैठना चाहता था, और वहां इस पैटर्न पे काम करने का कोई स्कोप नहीं। वहां पर जनसभा कर लीजिए, टेबल टॉक कर लीजिए, योजनाएं बना लीजिए, तो वो ठीक है। हालांकि अब पोलिंग बूथ कमेटियां बनाना शुरू की हैं,